क्रिकेट के लिए मशहूर भारत में कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और उपलब्धियों के कारण रिटायर होने के बाद भी याद किए जाते हैं। ऐसे खिलाड़ियों में से एक सौरव गांगुली है। सौरव गांगुली फिलहाल बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। क्रिकेट की दुनिया में दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक माना जाता है। वे बाएं हाथ के एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं। टेस्ट, वनडे और आईपीएल मैचेस में उन्होंने शानदार प्रदर्शन की है और उन्हीं प्रदर्शनों के कारण उनके नाम आज भी रिकॉर्ड्स में हैं। दादा के अलावा सौरव गांगुली को प्रिंस ऑफ कोलकाता, बंगाल टाइगर और महाराजा जैसे नामों से बुलाया जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से सौरव गांगुली ने अपनी ज़िंदगी में आने वाली सभी मुश्किलों के सामना करके क्रिकेटिंग जगत में ये मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 8 जुलाई 1972 से, जब कोलकाता में सौरव गांगुली का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम चंदीदास गांगुली है और मां का नाम निरुपमा गांगुली। और दोस्तों, वैसे तो सौरव गांगुली को शुरू से ही आर्थिक समस्या से कभी नहीं जूझना पड़ा, क्योंकि सौरव के पिता अपने समय में शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक हुआ करते थे और उनका फ्लरिशिंग पेंटिंग से जुड़ा हुआ कारोबार था। इसके अलावा सौरव के फैमिली में उनका एक भाई भी है जिसका नाम स्नेहाशीष गांगुली है और वो भी बंगाल क्रिकेट टीम के जाने माने खिलाड़ी रह चुके हैं। वैसे बचपन में देखा जाए तो अपने भाई को देखकर ही सौरव के अंदर क्रिकेट की दिलचस्पी पैदा हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी मां ऐसा नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे किसी तरह के स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें पता था कि नेशनल लेवल पर खेलना इतना आसान काम नहीं होता है। सौरव लगातार क्रिकेट में अच्छा करते रहे और फिर उनके भाई भी उनका मनोबल बढ़ाना शुरू कर दिया। और वैसे दोस्तों, वैसे तो गांगुली शुरुआत में राइट हैंड बैट्समैन थे, लेकिन अपने भाई का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज़ करने के लिए वो लेफ्ट हैंड से बैटिंग करने लग गए और यहीं से उनकी लेफ्ट हैंड बैटिंग की आदत बढ़ गई। और जब आगे चलकर घर वालों ने भी गांगुली के शानदार खेल को समझ लिया तो वो भी उनका साथ देने लगे और 10वीं क्लास के दौरान उन्हें क्रिकेट कैंप में एडिशन करवा लिया। साथ ही बेहतर प्रैक्टिस के लिए गांगुली के पिताजी ने एक इंडोर जिम और कंक्रीट पिच तैयार करवा दिया और फिर यहाँ पर भी गांगुली बहुत सारे मैच के अलग अलग वीडियोस देख के खुद को बेहतर बनाने में लगा हुए थे। स्टेट लेवल में उड़ीसा अंडर 15 में शतक लगाने के बाद से गांगुली को सेंट जेवियर स्कूल की टीम का कैप्टन बना दिया गया और फिर यहीं से सौरव को काफ़ी कम उम्र में कप्तानी की बारीकियों को सीखने का मौका मिला। उनके शाही और ऊंचे अंदाज के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब उन्हें उसी टीम में एक्स्ट्रास के तौर पर चुना गया था, तब एक मैच के दौरान उन्हें खिलाड़ी को पानी पिलाने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने इस काम को साफ मना कर दिया था और मैच छोड़ के चले आए थे। हालांकि इस बर्ताव के लिए उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था और टीम से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि ऐसा बर्ताव स्पोर्ट्समैनशिप का तिरस्कार करता है। ये और ऐसे ही कुछ और इंसिडेंट्स थे जिन्होंने सौरव गांगुली को हम्बल बनाया और ये सिखाया कि बाहर कोई कितना भी अमीर या गरीब क्यों ना हो, पर जब वो इंसान फील्ड पर उतरता है तो वो एक स्पोर्ट्समैन होता है और टीम का हर स्पोर्ट्समैन बराबर होता है। और फिर लगातार बेहतर करने के बाद से 1989 में गांगुली ने बंगाल की तरफ से अपना फर्स्ट क्लास डेब्यूट भी किया और फिर घरेलू टीम के साथ रणजी ट्रॉफी में भी शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद से उनका नाम भारत के नेशनल टीम के लिए भी लेने जाने लगा। और फिर इस तरह से 11 जनवरी 1992 को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यूट किया, मगर ये डेब्यूट मैच सौरव के लिए बहुत साधारण रहा और वो सिर्फ 3 रन पर आउट हो गए। एक मैच बाद ही सौरव को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। टूर के बाद टीम मैनेजमेंट ने शिकायत की कि मैच के दौरान सौरव ड्रिंक्स लेके जाने से मना कर दिया था। इसके बाद मीडिया ने सौरव गांगुली को घमंडी कहा जाने लगा। हालांकि आगे चलकर ये आरोप गलत साबित हुआ, मगर ये 4 महीने सौरव के लिए एक बुरे सपने की तरह थे। उन 4 महीनों में 22 साल के सौरव में निराशा और बदनामी दोनों देखी और वो जब घर लौटे तब उन्होंने अपने पिता को भरोसा देते हुए कहा, आप फिक्र न करें, मैं जल्द भारतीय टीम में वापसी करूंगा। सौरव ने अपने पिता से किए हुए वादे और देश के लिए दोबारा खेलने का ख्वाब लिए मैदान पर जमकर मेहनत करना शुरू कर दिया। सौरव ने अपने ट्रेनिंग सेशन का टाइम बढ़ा दिया और सौरव दिन के 6 घंटे सिर्फ नेट पे बिताया करते थे। इस मेहनत और जिद के बाद सौरव ने 1993-94 और 1994-95 रणजी सत्र में अपने बल्ले से धूम मचा दी, जो सिलसिला उन्होंने अगले साल भी बनाए रखा और इस साल उन्होंने दुलीप ट्रॉफी में 171 रनों की यादगार पारी भी खेली, जिसके बाद सौरव को भूल चुके चयनकर्ताओं ने उन्हें फिर याद किया और फिर साल 1996 में इंग्लैंड जाने वाली टीम में शामिल किया।
वहां जाकर गांगुली ससेक्स काउंटी टीम के कोच और महान बल्लेबाज डेस्मोंड हेन्स से मिले। गांगुली ने उनसे इंग्लैंड में कामयाब होने के लिए कुछ टिप्स मांगी। हेन्स ने गांगुली को इंग्लैंड में घास वाली पिच पर स्विंग होती गेंद को खेलने की तकनीकी बतलाई। सौरभ ने हेन्स की हर बात को गौर किया और खुद को इंग्लैंड के माहौल में ढाला। जहां इंग्लैंड में एक तरफ भारतीय बल्लेबाज रनों को तरस रहे थे, तो वहीं सौरभ ने अभ्यास मैच में मुश्किल पिच पर 62 रनों की पारी खेली। मगर श्रृंखला के पहले टेस्ट में उन्हें जगह नहीं मिली और अब ऐसा लगा कि ये दौरा भी 1992 जैसा जाएगा। लेकिन सौरभ की किस्मत ने फिर जादू किया और उन्हें एक मौका मिल गया। दरअसल उन दिनों भारतीय ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से किसी बात पर नाराज थे। पहले टेस्ट में मिली असफलता के बाद सिद्धू खुद को संभाल नहीं पाए और बिना किसी को बुलाए भारत लौट आए, जिससे भारतीय टीम को बदनामी भी झेलनी पड़ी। मगर ये घटना सौरभ के लिए मौका लेकर आई और उन्हें सीरीज का दूसरा टेस्ट में सिद्धू की जगह में टीम में शामिल किया गया। इस तरह मौकों का इंतजार में बैठे सौरभ का ऐतिहासिक लॉर्ड्स में 20 जून 1996 में टेस्ट डेब्यूट हुआ और अपने डेब्यूट मैच में ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़ा। इस पारी से जुड़ी एक खास बात का जिक्र जरूरी है। दरअसल तीसरे दिन लंच के वक्त सौरभ लंच रूम में नहीं गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि खाने की वजह से उनकी एकाग्रता भंग हो। इसलिए बिना कुछ खाए ही खेलते रहे और 131 रन बनाकर सौरभ पवेलियन लौटे तो स्टैंड्स में मौजूद हर दर्शकों ने खड़े होकर सौरभ के जज्बे को सलाम किया। और फिर इसी टूर्नामेंट के ही दूसरे मैच में जब वो मैदान में उतरे तो फिर वहां पर भी शतक लगाकर उन्होंने ये संकेत सभी को दे दिया कि क्रिकेट के खेल में बंगाल का टाइगर आ चुका है। फिर साल 1997 में कनाडा के टोरंटो में खेले गए सहारा कप में पाकिस्तान के खिलाफ एक शानदार पारी खेली। इस मैच में सौरभ ने शानदार 75 रन तो बनाए ही साथ 16 रन देकर उन्होंने 5 विकेट भी निकाले और इस टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन की वजह से सौरभ को 4 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया और फिर उन्हें मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी चुना गया। उसी साल उन्हें वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए बेस्ट बैट्समैन डिक्लेयर किया गया था। सौरभ को 1999 के वर्ल्ड कप में सचिन के साथ ओपनिंग के तौर पर रखा गया, जहां उन्होंने 183 रन की पारी खेलकर उन्होंने कपिल देव का 175 रन का रिकॉर्ड तोड़ा। उस समय यह रिकॉर्ड वनडे मैचेस में किसी भी बैट्समैन के लिए सबसे हाईएस्ट स्कोर था। वर्ष 1999 सौरभ गांगुली के क्रिकेट करियर का सबसे शानदार वर्ष था। इस साल उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए 5 वनडे मैच सीरीज और पेप्सी कप दोनों में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। और फिर साल 2000 में जब टीम के कुछ खिलाड़ियों का नाम मैच फिक्सिंग में आया तब गांगुली को टीम की कप्तानी सौंप दी गई। हालांकि ये दौर भारतीय टीम के नज़रियों से बहुत ही बुरा गुजर रहा था, लेकिन अपने शानदार कैप्टनसी में दादा ने टीम को एकजुट किया और हर मैच में जीत के मकसद के साथ उतरने लगे। और दोस्तों 2002 में लॉर्ड्स के मैदान पर जब इंडिया टीम ने नेटवेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को हराया था, तब गांगुली ने लॉर्ड्स के बालकनी में अपना जर्सी उतार कर सेलिब्रेट किए और ये मोमेंट आज भी खेल प्रेमियों के लिए गोल्डन मोमेंट है। इसके अलावा 2003 के वर्ल्ड कप में भी सौरभ गांगुली ने ही भारतीय टीम को नेतृत्व किया और टीम को फाइनल तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई और इस तरह वसेरों की तरह कई सालों तक आगे भी खेलते रहे। और फिर आखिरकार 2008 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। हालांकि अब तक वो भारत के सबसे महान कप्तान और खिलाड़ियों में वो अपनी गिनती करवा चुके थे। सौरभ गांगुली भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में एक ऐसे सफल कप्तान रहे हैं जिन्होंने 49 मैचेस में भारत के लिए लीडरशिप करी है और उसमें से 21 मैचेस में इंडिया टीम को जीत दिलाई है। वो दुनिया के तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट में सेंचुरी लगाई थी। सौरभ 10,000 रन बनाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं। सौरभ ऐसे तीसरे खिलाड़ी हैं जिनके नाम वनडे मैचेस में 10,000 रन, 100 विकेट और 100 कैचेस का रिकॉर्ड है। उन्हें अर्जुना अवार्ड, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, बंगाल विभूषण अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। आशा करते हैं कि आपको दादा की ये कहानी जरूर ही पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।